वेलकम बैक टू द ट्रांसमिशन। और हम कुछ बात कर रहे हैं कि ये जो वबा है इससे हम किस तरीके से लड़ सकते हैं, पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है, डॉक्टर्स फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं और वो किस तरीके से तमाम तर चीज़ों से जो है वो निपट रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, वो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन यानी कि SIUT के बानी हैं, जो कि तवील अरसे से मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम कर रहे हैं। इस इदारे से अगर बात करें नाजरीन तो हर साल 10 लाख अफराद फैज़ उठा रहे हैं। 8 बिस्तरों से अजीमुशान इदारे तक का सफ़र उनका एक ऐसा कारनामा है जो पाकिस्तान में तिब्बी तारीख का रोशन बाब है। अब ऐसे में जब दुनिया को इस मूजी वायरस कोरोना का सामना है, पाकिस्तान में सूरत हाल अगरचे दीगर ममालिक की निस्बतन खासी बेहतर है, मगर मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इस तमाम तरह सूरत हाल में बात करेंगे मारूफ समाजी शख्सियत और मुआलिज और बानी SIUT डॉक्टर अदीब रिजवी से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला बोल न्यूज़ के लिए। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि जो कोरोना वायरस है जिसने ज़ाहिर पूरी दुनिया को खौफ में मुब्तला कर दिया है, इससे पहले भी कई वबाई अमराज थे जो फूटते रहते थे, लेकिन इस बार अगर इस एपिडेमिक की हम बात करें तो क्या मुख्तलिफ है और क्या कोई अवामिल भी होते हैं इसके? आप क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए? अस्सलाम वालेकुम। ये हालात जो आज के कोरोना वायरस से पैदा हुए हैं वो मुख्तलिफ हैं पिछले ज़माने में जो चीज़ें आई हैं, और मुख्तलिफ इस तरह से है कि इससे पहले इतना बड़ा कभी कोरोना वायरस का से इतना बड़ा कभी वाक़या नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा फैला नहीं था। दूसरी चीज़ है कोरोना वायरस एक ऐसी चीज़ है कि उसका अभी तक इलाज जो है या उससे बचने की कोई ऐसी तदाबीर नहीं आ सकी हैं जिस पर तमाम दुनिया मुत्तफिक हो कैसे इससे बचना है, क्या करना है। लिहाजा हर शख्स, हर मुल्क, हर सोसाइटी कोशिश कर रही है कोरोना से एक तो बचाव क्या होना चाहिए, और कोरोना का अगर कोई शख्स शिकार हो जाए बचपन से तो उसका इलाज क्या है। आप ये समझ लीजिए कि तरक्की याफ्ता ममालिक में बड़े बड़े लोग उनके यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर तक इस मर्ज़ के शिकार हो गए हैं और वो भी श्योर नहीं है क्या उन्हें करना है सिवाय से कि आइसोलेशन करने के। लिहाजा हमारे मुल्क में बहुत सख्त ज़रूरत है कि इसका हम लोगों को इसके बारे में बताएं, और जो ख़ास बात बताने की है कि ये बीमारी तो है और एक ऐसी है जिसका हमें बल्कि पूरी दुनिया को कोई ख़ास तजर्बा नहीं है, लेकिन इस बीमारी से बचाव के लिए या इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो यह है कि इंसान सफाई रखना, एक दूसरे से फासला रखना, और उसके बाद हम जितनी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हो सकता है उससे हम बचने की कोशिश करें। सही। तो डॉक्टर साहब, ज़ाहिर आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर जिसका जो दिल चाहे लिख देता है, मुख्तलिफ इलाज भी वहाँ पर तजवीज़ किए जा रहे हैं। एक बड़ी तादाद ऐसी है जो आपका नाम लेकर भी इस चीज़ को कोट कर रही है कि आपने कहा है कि मुदाफ़ियती निज़ाम पाकिस्तानी कौम का दूसरे ममालिक से खासा बेहतर है, ख़ासतौर पर मगरबी ममालिक से, इसी वजह से यहाँ पर मुतासरीन की तादाद बहुत कम है। क्या वाकई ऐसा ही है? मैं समझ नहीं सका, आप धीरे से बोलें। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप वगैरह पे आपके नाम से कुछ लोग ये कोट कर रहे हैं कि आप ये कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम का इम्यून सिस्टम दूसरे ममालिक से बहुत बेहतर है, इसलिए यहाँ पर कोरोना केसेस की तादाद कम है। तो ये वाकई ऐसा ही है? आपने किसी को ये बात कही है? ऐसा कोई बयान मैंने नहीं दिया, ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं कही है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या वाकई के बारे में मैंने बार बार कहा है? ठीक है, आपने नहीं कहा, लेकिन डॉक्टर साहब जी फरमाइए। जी, लेकिन क्या ऐसा है कि इम्यून सिस्टम जो है वो पाकिस्तानियों का स्ट्रॉन्ग होता है? ये डिस्कशन हो रही है, आप क्या कहेंगे? आपका एक वसी तजुर्बा है, क्या वाकई पाकिस्तानियों का इम्यून सिस्टम दीगर मुल्कों के शहरियों की निस्बतन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इम्यून सिस्टम को जो कमज़ोर या ताकतवर बनाता है वो इंसान की बेसिक स्ट्रेंथ होती है, और बेसिक स्ट्रेंथ का दारोमदार होता है कि वो कहाँ रह रहा है, किस किस्म का पानी पी रहा है, उसकी ग़िज़ा कितनी है और आराम कितना करता है, तो इस सब पर डिपेंड करती है। और इसके बारे में मैं कुछ कहूँगा तो शायद ज़्यादा सही नहीं होगा। मेरा ख्याल कि 72% हमारी आवाम जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहती हैं। एक वक्त खाना मिलना मुश्किल होता है, दवा सोच नहीं सकते,
और मेडिकल चेकअप जो है पूरे साल की कमाई ले लेता है। तो ये कहना ज़रा, ये आप कह सकते हैं कि हमारे लोग बीमारियों का सामना करते रहें, ज़्यादा उनके अंदर एक किस्म की रेसिस्टेंस पैदा हो गई है। लेकिन ये कहना कि गुर्बत की वजह से वो ताकतवर हो गए हैं, ये ज़्यादा गलत होगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है 26 फरवरी को पहला केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ था। शुरू के 41 दिन में केसेस की तादाद 3300 थी, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे में एकदम 500 से ज़ायद केसेस सामने आ गए। तो क्या आप समझ रहे हैं कि अब ये वायरस पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है, या जिस तरह के इकदाम इससे बचाव के लिए उठाने चाहिए थे, क्या वो इसकी वजह है, वो नहीं उठाए जा सके टाइमली? देखिए, जहाँ तक सवाल है रोकने का या प्रिवेंटिव मेजर लेने का, जो कुछ हो सकता है हुकूमत ले रही है, इससे ज़्यादा कोई भी हुकूमत नहीं कर सकती। देखिए, मैंने जैसे अर्ज़ किया था आपको, एक सोसाइटी को तंदुरुस्त बनाने के लिए क्या चीज़ें दरकार हैं। सबसे पहली चीज़ होती है उसका माँ तंदुरुस्त हो, उसकी ग़िज़ाइयत देखी जाए। उसके बाद यह है कि खाना उसे कैसा मिल रहा है, और तीसरी चीज़ है कि उसको कितना उसका इलाज देखभाल किया जाता है, पीने का पानी कैसा है, उसके रहने की जगह कितनी साफ़ है, उसे जो है अपने जो फजला हैं उनको, या उसको पास क्या फैसिलिटीज़ है वॉशरूम की, नहाने की, और एक दूसरे से इतना फासला करके कहते हैं, तो आप एक तंदुरुस्त जो है माशरा सोच नहीं सकते जब तक कि माशरे में जो चीज़ें उसे तंदुरुस्त बनाती हैं। माशरा क्या है भाई, इंसानों का कलेक्शन है, दूसरी चीज़ें भी हैं, लेकिन उसके अंदर जो इंसान जा रहे हैं वो यूनिट्स हैं। उनको अगर आप ताकतवर नहीं बनाइएगा, उन्हें आप मजबूत नहीं बनाइएगा, तो कब तक आपकी सो कॉल्ड हेरिडिटरी इम्यूनिटी काम करेगी। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, आप चले जाइए किसी भी ज़च्चा खाने में, देखिए माएँ जो डिलीवरी कर रही हैं वो कितनी तंदुरुस्त हैं, सूखी हुई है ज़्यादातर होती हैं या ओवरफेड होती हैं। उसके बाद बच्चों की जो ग़िज़ाइयत है, देख आपको अंदाज़ा हो सकता है, स्पेसिंग भी नहीं होती, रहने की जगह जो है वो भी इतना जो है आइडियल नहीं है। उनको जो ग़िज़ाइयत मिलती है, जो मिलता है वो खा लेते हैं। इन हालात में ये एक्सपेक्ट करना कि आपकी सोसाइटी या आपकी आवाम ताकतवर होंगे, बड़ा मुश्किल है। दो है, या तो मेजॉरिटी 70 to 75% जो है वो मेल नरिश्ड हैं या इल नरिश्ड हैं, और जो खाते पीते हैं वो ओवर ईटिंग कर रहे हैं, हाथी के वजन तब के बढ़े हुए हैं, पेट निकले हुए हैं। मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि तो दोनों कहीं तो खाने को नहीं है, तो कहीं इतना खा रहे हैं और जंक फूड ले रहे हैं कि उससे भी आपकी सेहत मुतासर हो रही है। इस सूरत हाल में एक प्रॉपर ग़िज़ा क्या हो सकती है? एक बेसिक हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या ग़िज़ा ले सकते हैं? सब तो पहली है कि जो लोग ज़्यादा खा रहे हैं वो खाना बंद करें कुछ दिनों के लिए, और दूसरों को खाने दें। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ है कि हर शख्स को खाने के बाद हज़म करने की ज़रूरी है, वो एक्सरसाइज करे या काम करे, टहले, ताकि वज़न का कम होना चाहिए। खाना आप खाते वक्त तो आप खा लेते हैं, लेकिन बाद में आप ही को हज़म करना होता है। जो आपके अगर आप खामोशी से बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो हज़म नहीं होगा। बेहतर है कि उसको बांट कर खाएँ और काम भी करें आप। ज़ाहिर डॉक्टर साहब, ये जो आप तजवीज़ दे रहे हैं, ये तो एक तरीका इलाज हर बीमारी का है ही कि किस तरह सेहतमंद रहा जा सकता है, लेकिन ये जो कोरोना वायरस से अब प्लाज्मा टेक्निक के ज़रिए इलाज की बातें हो रही हैं, मुतासरा मरीज़ों का कुछ इलाज किया भी गया, तजुर्बा किया गया, वो कितना कारगर इसमें साबित हो सकता है? चीन में इसके जो नताइज थे वो बड़े मुस्बत थे, कुछ लोगों को वहाँ पर ये प्लाज्मा टेक्निक का इस्तेमाल करके सेहतियाब भी किया गया। प्लाज्मा फेरेसिस के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम होगा, इम्यूनोलॉजी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, लेकिन जहाँ तक वर्ल्ड लिटरेचर कहता है प्लाज्मा फेरेसिस से आप प्लाज्मा जो ये है वायरस है, इसकी चीज़ें क्या निकाल सकते हैं कहना मुश्किल है। अच्छा। मेरा ख्याल एक कब्ल वक्त होगा। सही, चलें, ये कब्ल वक्त होगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, वो मैं आपसे करना चाहती हूँ कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस के डायरेक्टर डॉक्टर जावेद अकरम ने हमारे ही ट्रांसमिशन में ये दावा किया कि पाकिस्तान कोरोना की वैक्सीनेशन से मुतालिक सबसे बड़ी रिसर्च कर रहा है। 500 मरीजों पर 3 अद्वियात के क्लिनिकल ट्रायल जो हैं वो किए जा रहे हैं। कितने ये खुशाइन हैं, कितने मुस्बत नतीजे हैं? सवाल में आपसे करने से पहले जावेद अकरम साहब ने कहा क्या, मैं चाहती हूँ आप भी सुन लें, फिर आप मुझे जवाब दीजिएगा इस चीज़ का। जी,
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत बड़ी स्टडी लॉन्च की है और ये पूरे और किसी भी पाकिस्तानी के लिए बाइस फ़ख्र है। प्रोटेक्ट पाकिस्तान इसका नाम है, क्योंकि प्रोटेक्ट से बनता है पाकिस्तानी पेशेंट्स विद कोरोना ट्रीटमेंट। ये हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम भी है, एफर्ट भी है, हम कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह हम वो स्टडी करके अमेरिकन को बताएंगे कि आइदा क्या एविडेंस बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। तो हमें बहुत जल्द इंशाल्लाह हम इसको, हमारा जो एंड पॉइंट है वो ये है कि जो पॉजिटिव पेशेंट है RT-PCR वो कब किस पे पहले नेगेटिव होते हैं या नहीं होते। तो ये एक प्राइमरी एंड पॉइंट है और ये हफ्ते में 10 दिन में हमें पता चल जाएगा। तो हम इंशाल्लाह आपसे वो शेयर कर रहे होंगे। डॉक्टर साहब, क्या वाकई उम्मीद की जा सकती है? आपने गुफ्तगू तो सुनी होगी। बीबी मेरी बात भी सुन लें। जी जी, मुझे माफ़ कीजिएगा, कुछ सुनाई नहीं दिया क्या कहा गया है पहले। तो जो भी कह रहा है धीरे धीरे कहे और तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर मैं अगर आप उनकी बात दोहरा दूँ तो वो शायद आपके लिए आसान हो जाए। वो ये कहना चाह रहे थे डॉक्टर जावेद अकरम साहब। किसकी बात? डॉक्टर जावेद अकरम साहब। सर ये डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं, कल हमारी ट्रांसमिशन में मौजूद थे और ये जो बात कर रहे थे, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस के डायरेक्टर हैं। बात नहीं सुनी मेरी। हाँ। जावेद अकरम बीबी मैं नहीं जानता। अच्छा। किस जावेद अकरम की बात? चले छोड़े उनकी बात जानता नहीं। चले छोड़े आप उनकी बात को। जी सर बिल्कुल सही। सर बस ये बता दें कि हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि क्या पाकिस्तान के जो रिसर्चर्स हैं कोई वैक्सीनेशन कोरोना के खिलाफ तैयार कर सकते हैं? रिसर्च तो हो रही है इस पर। नहीं मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा बीवी। अच्छा। माफ़ कीजिएगा, आप बार बार रिपीट कर रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है तो कंडक्शन रहता है। पहले जो साहब फरमा रहे थे उनका क्या नाम है, कौन साहब हैं वो? नहीं डॉक्टर साहब चलो उनको छोड़ दें। हम वैसे एक जेनरिक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो रिसर्चर्स हैं, जो बड़े सीनियर डॉक्टर्स हैं, ज़ाहिर है आप भी उनमें से एक हैं, तो पाकिस्तान धीरे धीरे बोलें प्लीज़। अच्छा, ये जो कोरोना वायरस आया है, इस वबा की वैक्सीन क्या पाकिस्तान में तैयार हो सकती है? पाकिस्तानी डॉक्टर्स क्या ये कारनामा अंजाम दे सकते हैं आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है पाकिस्तानी डॉक्टर हर वो चीज़ कर सकते हैं जो दुनिया में कहीं हो रही है। सिर्फ ये वजह है कि सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें और उसके बाद जो रनिंग आजकल का जो लिटरेचर है उसका मुआयना मुताला करें और उसके बाद कोई भी लैब अच्छी होनी चाहिए, जो कि इस्लामाबाद में लैब है, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल और, अभी हमारे साथ फजल अख्तर साहब मौजूद थे जो कि आपकी हॉस्पिटल में इंचार्ज हैं कोरोना सेल के। फजल अख्तर साहब, हमारी उनसे बात हुई मलेरिया की दवाई के हवाले से। कौन अख्तर? जावेद अख्तर साहब? फजल मैं बीबी सुना नहीं। कौन साहब आपके पास? फजल अख्तर साहब, प्रोफेसर फजल अख्तर साहब जो आपके कोरोना सेल के इंचार्ज। जी तो ये सवाल मैं आपसे ये करना चाह रही थी कि कई हॉस्पिटल्स में मलेरिया की दवाई जो है वो कोरोना पेशेंट्स पर इस्तेमाल की गई। तो सर क्या मलेरिया की दवाई जो क्लोरोक्विन है उसको बगैर क्लिनिकल ट्रायल के इस्तेमाल किया जा सकता है कोरोना पेशेंट पर? मेरा ख्याल बगैर ट्रायल की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। देखिए ट्रायल में आप ह्यूमन ट्रायल डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर किसी दवा का आप ट्रायल करना चाहते हैं तो उसकी स्टेजेस होती हैं और स्टेज में वो पहले लैब के अंदर टेस्ट होती है, उसके बाद फिर उसे जो है एनिमल्स के ऊपर क्या आता है और उसके एक प्लान होता है, उसके बाद फिर इंसानों पर आप लाते हैं। सही। तो डॉक्टर साहब अब ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं तकरीबन 4000 केसेस सामने आ चुके हैं, 172 इसमें सेहतियाब भी हो चुके हैं, 54 ज़ाहिर अमवात भी हो चुकी हैं। लेकिन हम जो बड़े मुल्कों की अगर बात करते हैं, अमेरिका के भी फिगर्स आपके सामने होंगे, फ्रांस के भी फिगर्स आपके सामने हैं, इटली में सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। तो ये मुख्तलिफ ममालिक में इसके नताइज मुख्तलिफ क्यों आ रहे हैं? अमेरिका में केसेस ज़्यादा हैं, अमवात वहाँ पर कम है, इटली में सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं लेकिन उतनी तादाद मुतासरीन की नहीं है जितनी अमेरिका में। तो ये फ़र्क क्यों आ रहा है इसके नताइज में ऐसा? यानी आपका ख्याल है पाकिस्तान में कम है, यही कहना चाहते हैं ना? जी 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 बंद हो नहीं। देखिए पाकिस्तान में कुछ नहीं कह सकते कि कम है या ज़्यादा है। देखिए सबसे बड़ी वजह है कि हर जगह एक चीज़ होती है स्टैटिस्टिक्स, वो कौन जमा कर रहा है। एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो तमाम बीमारियों की स्टैटिस्टिक्स जमा करते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या जो सिंध के बॉर्डर से लेकर और
कोह मुर्दार तक बलूचिस्तान की कोई ऐसा सिलसिला है जहाँ सही मरदमशुमारी हुई हो, जहाँ लोगों ने जाकर पूछा हो, देखा हो, तो आपका डेटा जो है उस वक्त सही होगा जब आपके जो मेथड है डेटा जमा करने का, जिस तरह तक डेटा जमा करते हैं वो जो है सही हो या एक्सेप्टेबल हो। अगर वो सही एक्सेप्टेबल नहीं है तो ये कहना बिल्कुल होगा कि जिस तरह से हम कहते हैं कि सीनियर प्रोफेसर कहता नहीं इन माय व्यू ये ऐसा नहीं ऐसा होगा। अब उस आपका व्यू किस चीज़ पर बेस करता है उसका किसी के पूछने की हिम्मत नहीं हो सकती कि प्रोफेसर साहब से कौन पूछे कि आपका व्यू क्यों है ऐसा। सही बात है। तो दलाइल से कोई पूछ नहीं सकता ना, जितना आदमी सीनियर होता है उतना कम दलाइल देता है। बिल्कुल माफ कीजिएगा, बिल्कुल आप सही कह जोक है, लोग बड़ा माने के नहीं, बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन क्या इससे सुनी बातों पर देखिए। हाँ जी कंप्लीट कीजिएगा। जी बोले पूछे। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपकी बात से भी मुझे यही समझ में आ रहा है, आपकी बात से मुझे यही समझ में आ रहा है कि जो बार बार बात की जा रही है कि टेस्टिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें और उसके बाद ही आप सही फिगर्स तक पाकिस्तान में पहुंच सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है एक आम इंसान कैसे टेस्ट करवाए? निजी अस्पतालों के जो अखराजात हैं वो एक आम इंसान के तो बस से बाहर हैं। अब आपका इदारा है ऐसा यूटी, वो तो टेस्ट मुफ्त सहूलत फराम कर रहा है, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हैं इनके टेस्ट नहीं हो रहे, ये भी एक वजह हो सकती है डॉक्टर साहब। हाँ देखिए, एक तो टेस्ट होता है मरीज़ का और दूसरा टेस्ट होता है कि डिजीज़ का प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, उससे बचाया किसान जा सकता है। तो उसके लिए हमारी नेशनल लेबॉरेटरीज़ हैं। इस्लामाबाद में बहुत बड़ी लेबॉरेटरी है, उस लेबॉरेटरी का वहाँ के लोगों को शर्तिया कर रहे होंगे कि किस तरह से ये मर्ज क्यों है, किस वजह से है, क्यों फैल रहा है, उसका इलाज क्या है। तो वो बेसिक जब तक आप नहीं करेंगे बीवी, आपको बारो करना पड़ेगा, दूसरों से आपको उधार लेना होगा टेक्नोलॉजी। और आजकल कोई टेक्नोलॉजी ईजिली आपको बारो नहीं करेगा, नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी रिसर्च के पैसे भी लगते हैं और लोग उसे मोनोपोली बनाते हैं। बस ये हो रहा है। सही। और ज़ाहिर डॉक्टर साहब, ये जो आपके ख्याल में ये एक जंग किसी सूरत हाल पैदा हो गई है, वबा पूरी दुनिया में ही फैल चुकी है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में अब क्या आपको लगता है कि ये महीनों और सालों का खेल बन जाएगा, ये एक तवील अरसे तक ये चलेगी? क्या करना चाहिए पाकिस्तान को अब आगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि हर जिस किस्म की वबा आती है वो बढ़ती घटती रहती है, लेकिन यह है कि और जहाँ पर उसका रेडिकल इलाज हो रहा है उनके पास वसाइल हैं और कर रहे हैं। हमारे पास बदकिस्मती से रेडिकल इलाज की हमारे पास सहूलतें नहीं है और हमारा अपना इंडिजिनस कोई रिसर्च नहीं है जिसके बेसिस में हम कह सकें कि हो सकता है। काम करने वाले आपके पास एक्सीलेंट हैं, आपकी जो मेडिकल फैकल्टीज़ हैं, रिसर्च फैकल्टीज़ हैं इस्लामाबाद में एक्सीलेंट हैं, लेकिन अगर आप उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं देंगी, दिमागी सुकून नहीं देंगे, तो वो तो बाद में सिर्फ जो इंटरनेशनल लेबॉरेटरीज़ हैं उनके वर्कर रह जाते हैं, और कुछ नहीं होता। तो मौका दें अपने लोगों को काम करने का। आम आदमी जो है क्या वो अब इस कोरोना को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझे? चूँकि अब ज़ाहिर है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये तादाद तो तेज़ी से बढ़ती जा रही है, इलाज कोई उस तरीके का हो नहीं रहा, वैक्सीन अभी तक कोई दरियाफ्त नहीं हो सकी, तो अब ये लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। देखिए, हिस्सा तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन उसको जो बचाने की तदाबीर हैं वो होना चाहिए, वो नहीं है। मसलन डिस्टेंस नहीं कर सकते क्योंकि मकानात छोटे हैं, है ही नहीं। जो लोग फुटपाथ पर रह रहे हैं वो कहाँ से डिस्टेंसिंग करेंगे, वो क्या करेंगे? तो देखिए, वो मुल्क जिसमें अभी भी 60-70% आदमी बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनमें एजुकेशन जो है मुश्किल से 4.8% ऐसा कुछ है, लो मुझे पता नहीं क्या है, जहाँ पर जो है पानी की सप्लाई जो है 95% बच्चे जो आपके यहाँ हैं वो जहाँ तक मेरा ख्याल है 5 साल की उम्र से पहले ही लुक़मा अजर बन जाते हैं। तो पता नहीं अब क्या है। तो जब तक आप इन बेसिक चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आवाम के लिए होनी चाहिए, आप बात 1 मिनट है, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है आवाम के लिए, उनके सर पर, उनके पेट में ग़िज़ा चाहिए, उनके तन पर कपड़े चाहिए, उनके सर पर छत चाहिए, और जो आपका सो कॉल्ड कानून है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर कुछ उनके लिए लिखा जाए। कोई चीज़ नहीं।
तो सर आप तो पाकिस्तान के सीनियर तरीन डॉक्टर्स में से एक हैं। इस मौजूदा सूरत हाल में जो स्टेप्स सिंध गवर्नमेंट ने उठाए, जो स्टेप्स वफाकी हुकूमत ने उठाए, क्या आप उससे मुतमईन हैं? चूँकि आप ग़िज़ा और उसकी बात कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी तो रियासत की होती है। देखिए, रियासत अकेली कुछ नहीं कर सकती, अवाम और रियासत दोनों मिल कर करते हैं। किसी भी सोसाइटी का दारोमदार जो है वो दोनों पर है। सही। देखिए, रियासत आपको क्या करेगी? रियासत के पास जो है क्या प्रॉब्लम है, लोन जो है उसे लोन का जो मार्कअप हो देना है हर साल, या उसको रीएडजस्ट करना है और मार्कअप और ऊँचा हो जाता है। उसके बाद उसे डिफेंस में खर्च करना है, उसको जो उसमें हेल्थ और सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, जाते जाते टाइम का मैं आपसे एक सवाल मैं करना चाह रही हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट, कल से इस पर गुफ्तगू हो रही है। अमरीकी माहिरीन कह रहे हैं कि बचपन में जिन लोगों को टीबी की वैक्सीन लगती है, जैसे BCG लगता है, उन लोगों में कोरोना का खतरा कम हो जाता है। अब ये बहस हो रही है पूरे पाकिस्तान में, कई लोग तो खुशियाँ मना रहे हैं कि यहाँ पर तो हमें BCG लगा हुआ है तो हमें तो कोरोना का खतरा कम है। डॉक्टर साहब ज़रा इस पर रोशनी थोड़ी सी फरमा दीजिएगा कि वाकई ऐसा ही होता है? मेरा ख्याल है मैं उसका सही जवाब नहीं दे सकूंगा। अच्छा। ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। अच्छा। और आप किसी इम्यूनोलॉजिस्ट से पूछें तो वो सही बता सकेंगे। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अदीब रिजवी साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारे से बानी SIUT और बहुत हद तक उन्होंने चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की। बिल्कुल, और ज़ाहिर है चूँकि वक्त कम है, आपसे इजाज़त चाहते हैं और इसी तरह से हम सीनियर डॉक्टर्स को लाते रहेंगे और उनके जो वर्जन है कोरोना वायरस के हवाले से वो भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।